जिसका टाइटल है डेटा डेटा समरीज एंड प्रेजेंटेशन। आइडिया ये है कि हम चूँकि स्टैट्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप तो मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, लेकिन आपने उसको कहीं न कहीं प्रेज़ेंट करना होता है और उसकी बेसिस पे कोई डिसीजन होना होता है। तो आप चाहते हैं कि आपका डेटा इस तरह प्रेज़ेंट हो कि जो डिसीजन मेकर है, उसको मैथमेटिकल डिटेल्स में जाए बगैर आपकी बात समझ आ जाए और वो कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन कर सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक के चैप्टर 2 के स्टार्ट में ये एक ग्राफ दिया हुआ है, जो जिसके एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिखे हुए हैं 1840 से लेके 2020 तक, और इसका एक वेरिएंट दिया हुआ है आपकी बुक में, और वाई एक्सिस पे एनॉमली डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर की एनॉमली जो दुनिया में इस दौरान आई है, और जो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है वहाँ पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का एटमॉस्फेयर में पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम में लिखा हुआ है। अब इसमें आप एक पहली नज़र में इसको देखें ना, तो आपको नज़र आता है कि आहिस्ता-आहिस्ता कोई चीज़ टाइम के साथ-साथ बढ़ रही है। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ एक तरफ तो इन्होंने बताया हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। एनॉमली को इन्होंने इस तरह डिफ़ाइन किया हुआ है कि पिछले 30 साल की एवरेज से इस साल कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा। तो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन ये टेम्परेचर की रेज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। और दूसरी तरफ जो CO2 की कंसंट्रेशन है हवा के अंदर, वो भी बढ़ रही है हर साल के साथ-साथ। तो इससे पता चलता है कि हर साल टेम्परेचर भी बढ़े कंसिस्टेंटली, बीच में ऊपर-नीचे होते रहे, लेकिन एवरेजेस कंसिस्टेंटली बढ़ी, और हर साल आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में थी वो भी बढ़ी। तो इससे आपको पता लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का हवा में जो कंपोज़िशन में जितना हिस्सा है, उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है टेम्परेचर के साथ। जब ये कंसंट्रेशन बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब इसी ग्राफ को अगर आप देखें तो 1920 के करीब फॉसिल फ्यूल्स का कमर्शियल यूज़ शुरू हो गया था, और उसके बाद उससे 1920 से पहले अगर आप देखें तो तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन है जो थोड़ी सी ऊपर तो जा रही है, लेकिन उसके अंदर डेविएशंस भी बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेट फंक्शन प्रॉब्ली अप्रोप्रिएट नहीं है। उससे पहले यानी कि ना CO2 ज़्यादा होती थी, ना टेम्परेचर ज़्यादा होते थे। लेकिन उसके बाद ट्रेंड बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि CO2 जो फॉसिल फ्यूल के यूज़ की वजह से जो CO2 आती गई, तो टेम्परेचर्स बढ़ते गए। अब ये एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये आपकी किताब के शुरू में इसलिए दिखाया गया कि आपको आइडिया हो कि कैसे ग्राफ से एक ऐसे डिसीजन मेकर को क्विक इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है जिसको टेक्निकल डिटेल्स या मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल डिटेल्स नहीं पता। लेकिन चूंकि वी आर ऑन टू इट, तो इसमें एक दो चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे जो log2 CO2 का फंक्शन है, नॉर्मल जो log to the base 2, जिसको नॉर्मल ज़ुबान में log कहते हैं हम लोग, वो पाकिस्तान में हम 9th 10th 11th 12th में मैथ्स में पढ़ते हैं ये। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि लॉग फंक्शंस इसलिए यूज़ होते हैं कि डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाए फ्रॉम फ्रॉम बिग एक्सपेंसिव डेटा टू एक ऐसा डेटा जो एक छोटी स्केल पे नज़र आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में CO2 की कंसंट्रेशन थी 274 से लेके 464 तक, तकरीबन 200 यूनिट्स बढ़ी है इस एक टाइम में, जिस टाइम को हम स्टडी कर रहे हैं। अब 200 यूनिट्स को अगर हम इस वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा, और ये जो जो ये प्लॉटिंग है डिग्री सी एनॉमली के अगेंस्ट, वो मुमकिन नहीं रहेगी, या रहेगी तो उससे बात समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने इसको log to the base 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 200 डिग्री की जो वेरिएशन थी वो विद इन 1 डिग्री आ गई, यानी 8.1 से 8.8, 8 से 9 के दरमियान दरमियान आ गई। वो हमने क्यों किया? क्योंकि हमारे जो ऑपोजिट एक्सिस है वो भी तकरीबन एक डेढ़ एक डेढ़ यूनिट्स वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो हमने डेटा को इसलिए ट्रांसफॉर्म किया कि दोनों कंपेरेबल हों और हमें सारी बात समझ भी आ जाए। तो आप जब भी डेटा रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं किसी भी ग्राफ के ऊपर, तो जो ही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो इट इट कैन बी वेरी यूजफुल अगर आप डेटा को
ट्रांसफॉर्म कर लें, यानी उसकी ओरिजिनल शेप से किसी और शेप में ले आएँ, और वो बहुत से तरीकों से मुमकिन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा को स्क्वायर कर दें या डेटा को अंडर रूट कर दें। स्क्वायर करेंगे तो जो डेटा आपको वेरिएशन नहीं दिखा रहा, वो वेरिएशन दिखाना शुरू कर देगा, और अंडर रूट करेंगे तो जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखा रहा है उसकी वेरिएशन कम हो जाएगी और आपको बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो डेटा रिप्रेज़ेंट करते हुए आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसी तरह ये जो 1920 पे मार्क किया हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो जहाँ किसी जगह पे आप दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से आगे चेंज आई है, तो उस जगह पे भी एक तो आपको आपने मार्किंग करनी है, दूसरा आपकी डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रही हो। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा ट्रांसफॉर्म यूज़ करें कि उसके पीछे भी वेरिएशन नज़र आ रही हो आगे भी, तो फिर आपकी बात प्रूव नहीं हो सकेगी, बल्कि ऑपोज़िट हो जाएगा। तो हम आहिस्ता-आहिस्ता देखते हैं आगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने ज़हन में रखनी होती हैं जब आप कोई भी डेटा को ग्राफ्स की या टेबल्स की या किसी और भी रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में किसी को दिखा रहे होते हैं। तो फिर ये क्यों हुई इम्पोर्टेंट वेल कंस्ट्रक्टेड समरीज़? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो किसी ने कोई ना कोई डिसीजन करना होता है ना, और वो जो डिसीजन मेकर होते हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है, और उनके पास टेक्निकल स्किल भी नहीं होती है। लेकिन वो जो डिसीजन होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं, वो उसके बहुत बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं। यानी जहाँ एक तरफ आप किसी इंडस्ट्री में बैठे किसी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसका डिसीजन से हो सकता है कि जिस तरह आजकल की एनवायरनमेंट है, तो थोड़े अरसे बाद हज़ारों लोगों की जॉब्स पे उसका इम्पैक्ट हो। ये नया प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना, ये नया प्लांट लगाना है कि नहीं लगाना, ये जो हम नए डिज़ाइंस लेके आ रहे हैं, इनको मार्केट सो एंड सो मार्केट्स में करना है कि नहीं करना। ये एक लोकल लेवल के डिसीजन से लेके बड़े लेवल पे, जहाँ मुल्कों के बेसिस पे डिसीजन होते हैं कि पुलिस के ऊपर इतने अटैक हुए, पुलिस ने ये वाला आगे से रिस्पॉन्स यूज़ किया, तो अब हमें पुलिस को ये इक्विपमेंट लेके देनी चाहिए। तो अब कहने की तो ये छोटी बात है, लेकिन ये दहाइयों तक फिर किसी मुल्क को, किसी सोसाइटी को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल की जॉब्स को इम्पैक्ट करती रहती है। ये उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके इकोनॉमिक हालात क्या होंगे, जिसका मतलब ये है कि उनके बच्चे स्कूलों में अच्छे स्कूलों में जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे। फिर बच्चे, इसका मतलब है कि आगे सोसाइटी के अच्छे लोग बन सकेंगे कि नहीं बन सकेंगे। तो छोटे-छोटे डिसीजंस जो हैं, जिसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, वो बाद में फिर बहुत बड़े-बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं, या कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो इमीडिएटली बहुत बड़े ग्लोबल लेवल के भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब भी आप किसी डिसीजन मेकर को कोई डेटा प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो डेटा प्रेज़ेंट करने वाले का फ़र्ज़ है कि वो इन सब सेंसिटिविटीज़ को ज़हन में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट बनाने की कोशिश करें, ताकि एक अच्छा डिसीजन हो सके। तो ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड था डेटा रिप्रेजेंटेशंस का या ग्राफ्स का। एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड और है, हम चूँकि आगे पढ़ेंगे आज भी और अगली क्लास में भी डिसीजन मेकिंग के बारे में, जिसको आम ज़ुबान में हाइपोथेसिस भी कहते हैं। स्टैट्स में हाइपोथेसिस जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिसीजन मेकिंग की बेसिस होती है। तो हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है कि आप किसी सैंपल की बुनियाद पे किसी पॉपुलेशन के बारे में फैसला कर रहे होते हैं। यानी आप 15-20 लोगों से की गाड़ियों को देख के आपने फैसला करना है कि यानी वो कितना फ्यूल खाती हैं, कि पूरी पॉपुलेशन के लिए कितना फ्यूल खरीदा जाए इस महीने, एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो सैंपल होता है, यानी जो थोड़ा-सा पार्ट लेके आप फैसला करते हैं, इन चीज़ों को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और जिस चीज़ के बारे में फैसला कर रहे होते हैं, जिस बड़े ग्रुप के बारे में फैसला कर रहे होते हैं, उन सब चीज़ों को कहते हैं पैरामीटर्स। तो आपका स्टैटिस्टिक्स में आपका सोर्स सैंपल होता है, और पैरामीटर में आपका सोर्स पॉपुलेशन होता है। स्टैटिस्टिक्स आपको मेजर करनी होती है, पॉपुलेशन आपको मेजर नहीं करनी होती। पॉपुलेशन के बारे में आपने इन्फेरेंस करना होता है। नॉर्मली आप स्टैटिस्टिक्स को रोमन सिंबल्स जो होते हैं, जैसे एटा वगैरह और सिग्मा, इन चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पैरामीटर्स होते हैं पॉपुलेशन के, उनको ग्रीक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे म्यू हो गया, बहुत सारे सिंबल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्टैटिस्टिक्स चूँकि आप डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो वो वेरी भी करती है, कभी क्या आएगी, कभी क्या आएगी। लेकिन पॉपुलेशन ओवरऑल वेरी नहीं करती है, क्योंकि आपने उसी के बारे में तो देखना होता है कि वो है क्या। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स को आप कैलकुलेट करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, पैरामीटर्स को या पॉपुलेशन के बारे में जो डिटेल्स होती हैं, उनको आप इकट्ठा नहीं करते, उनको कैलकुलेट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो किसी भी सैंपल, फ़र्ज़ करें आपने 10 पॉइंट्स का सैंपल लिया,
तो उसको आप देखना चाहते हैं कि उसकी एवरेज क्या है, तो उसके लिए आप मीन निकालते हैं और उसको हम सैंपल के मीन को एक्स बार कहते हैं, सैंपल के मीन को एक्स बार कहते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के मीन को म्यू कहते हैं। तो ये दोनों इनका रिलेशनशिप है आपस में, लेकिन एक चीज़ नहीं है। म्यू जो है वो पूरी पॉपुलेशन का एवरेज है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस वक्त लोगों की एवरेज के एज क्या है, लोग कहते हैं ना पाकिस्तान की बहुत यंग पॉपुलेशन है, ज़्यादातर आबादी 60% आबादी जो है 20 और 35 के दरमियान है। तो एवरेज क्या है, उस चीज़ को हम कहेंगे पैरामीटर। और जिस बेसिस पे हमने फैसला किया, यानी म्यू होगा वो पैरामीटर, और जिस बेसिस पे फैसला किया वो 2-3 हज़ार लोग होंगे जिनकी हमने स्टडी की और देखा कि उनकी एवरेज क्या है, वो एक्स बार होगा। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के भी अपने अपने सिंबल्स हैं जो सैंपल और पॉपुलेशन के लिए हम इकट्ठा करते हैं। अब हम देखते क्या हैं जब भी हमें डेटा मिलता है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो देखनी होती है वो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी क्या ये डेटा अपने मीन की तरफ कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आप आपके सामने ये लेफ्ट साइड पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें 30 एंट्रीज हैं, 4 3 5 4 इस तरह करके 3 कॉलम्स में 30 एंट्रीज दी हुई हैं। तो आप इनका एवरेज कैसे निकालते हैं कि इन तीनों को 30 के 30 को जमा करते हैं और 30 पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे सामने इनको जो डेटा है इसको हमने जमा किया, तो जवाब आया 123 और 30 पे डिवाइड किया तो 4.1। तो इस डेटा की एवरेज हमारे पास 4.1 है। अब आप राइट साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सी बनी हुई है नॉर्मल की शक्ल की, इसको देखें तो इसमें ज़्यादातर डेटा जो है वो सेंटर में है, यानी 4.1 के करीब है। तकरीबन 30 में से 7 तो एग्जैक्टली 4.1 यानी 4 पे हैं, फिर 5 जो हैं 6 पे हैं, और 5 6 जो हैं 5 पे हैं, और 5 3 पे हैं। तो तकरीबन आप देखें कि 60% डेटा जो है वो सेंटर के बिल्कुल करीब है। इसका मतलब है कि इस डेटा में सेंट्रल टेंडेंसी है। अगर इसमें सेंट्रल टेंडेंसी ना होती तो बहुत सारा डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल आधा डेटा इसका 1 पे होता और आधा डेटा 8 पे होता, यानी इस 30 में से 15 लोग 1 जवाब देते और 15 लोग 30 जवाब देते, तब भी एवरेज यही होनी थी। बस फ़र्क ये है कि वो डेटा साइड्स पे होना था और ये इस डेटा में सेंट्रल टेंडेंसी है। इसमें एक और दरमियान में एक टेबल सा बना हुआ है जिसमें फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, यानी जिन लोगों ने 1 जवाब दिया वो 2 लोग थे, जिन लोगों ने 4 जवाब दिया वो 7 लोग थे, एंड सो ऑन। तो आप सिर्फ ये जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है इसको भी ज़रा गौर से पढ़ें तो आपको इसके अंदर भी सेंट्रल टेंडेंसी नज़र आ जाएगी कि जो बीच बीच की वैल्यूज़ है वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं और जो साइड की वैल्यूज़ हैं उनमें रिलेटिवली कम लोग हैं। अच्छा जी, आपकी किताब में जो हमने पिछली दफ़ा भी डिस्कस किया कि एक एग्जांपल थी टेंसाइल स्ट्रेंथ की। केस कुछ ऐसा था कि ओ रिंग्स बना बना रही है एक कंपनी और देख ये रहे हैं कि उनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये उसका डेटा हमने पहले भी एक एग्जांपल डिस्कस किया था। ये वही डेटा है जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा है 1037, 1047 एंड सो ऑन। ये 8 डेटा पॉइंट्स हैं। इन्हीं 8 को आप देखें तो ये ग्रीन डॉट्स की शक्ल में प्लॉट किया हुआ है। अब इनका जो एक्स बार है, यानी इस सैंपल का जो मीन है वो 1055 है। इसको एक आप कह लें कि एक बैलेंस की शक्ल में नीचे एक वेज बनाया हुआ है और एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। तो इसमें ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है इसको डॉट डायग्राम कहते हैं। ये आपको बताता है कि आपका डेटा मीन के अराउंड किस तरह स्प्रेड है। इस डेटा को आप देखें तो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। सेंटर से बहुत सारा डेटा सेंट्रल के करीब नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर डेटा एजेस पे या सेंटर से थोड़ा सा दूर है। अब ये डॉट डायग्राम आपको जिस तरह पीछे आपको नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले डायग्राम ने बताया कि सेंट्रल टेंडेंसी थी, ये आपको बता रहा है कि सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, एक और डायग्राम है। लेकिन अगर आप ये यहीं पे डॉट्स बढ़ा दें बहुत सारे और उनमें रेंडमाइजेशन हो तो शायद ये बहुत अच्छी डायग्राम ना हो और बहुत अच्छी तरह में समझ ना आए। अब इसी जहाँ पे लोग सेंट्रल टेंडेंसी देखना चाहते हैं अपने डेटा की, वहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिस्पर्शन, यानी कि ठीक है वो सेंटर में है या नहीं है, लेकिन फैला हुआ कितना है।
फैला हुआ कितना है। तो डिसीजन मेकिंग में जहाँ पे डिस्पर्शन ज़्यादा होती है, आप समझ लें कि एक आबादी है एक शहर में, घर एक दूसरे से कितने दूर हैं? अगर वो ज़्यादा दूर हैं तो आपने वहाँ पे सुई गैस या बिजली की या पानी की लाइनें बिछानी है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन अगर घर आपस में करीब हैं, फ्लैट्स हैं या वैसे ही करीब हैं तो आपको कम पाइप लगेगा और आप उनको पानी दे देंगे और उसमें बहुत ज़्यादा पैसों का फ़र्क पड़ जाता है। तो बहुत से डिसीजंस में आपको देखना होता है कि डिस्पर्शन कितनी है। इसी तरह आप लोग भी जब डेमोग्राफिक्स देखते हैं, एज में डिस्पर्शन हो तो वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग इम्पोर्ट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स कितने बनाने हैं। अब अगर आपकी पॉपुलेशन 20 और 35 के दरमियान है, जैसा कि हमने पाकिस्तान की बात की, तो आपको ज़्यादा हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा है, न्यू बॉर्न्स भी बहुत होते हैं और 60 से ऊपर के लोग भी बहुत होते हैं, तो फिर आपको हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं और जगह-जगह पे बनाने पड़ते हैं। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, इस तरह डिस्पर्शन से बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस आपने करने होते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात करें, तो अगर आपके डेटा में डिस्पर्शन हो, तो वो एक बुरी क्वालिटी को रिप्रेज़ेंट करती है। यानी आपका कस्टमर है, उसने आपसे कहा कि मुझे ये ओ रिंग चाहिए जिसके साइज़ का मीन 3 उसका डाया 3 इंचेस हो। अब अगर आपकी डिस्पर्शन ऐसी होगी कि आप ऐसे ओवररिंग बना रहे हैं जिसमें 1.5 इंच का ओवररिंग भी बन रहा है और 4.5 इंच का भी बन रहा है, एवरेज तो 3 ही है, लेकिन वो ज़ाहिर है कस्टमर आपसे नहीं खरीदेगा, बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन है उसके अंदर। तो वेरिएंस को मेजर किया जाता है डिस्पर्शन से, और मेजर कैसे किया जाता है कि देखा जाता है कि मीन से डेविएशन, मीन या टारगेट से डेविएशन कितनी है। जिस जिस तरह आपके सामने ये जो 2 डायग्राम्स है लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, तो मीन वही है, एक्स बार पॉपुलेशन का मीन 1055। पहले को अगर आप एक्स वन को देखें, ये 8 के 8 को इसने बता दिया है कि इसकी वेरिएंस कितनी है। जैसे एक्स वन की वेरिएंस एरो की शक्ल में प्लॉट की हुई है, फिर 2, 3, 4 से लेके 8 तक, और सबकी वेरिएंस बता दी है उसने। अब इन्हीं वेरिएंसेस को साथ टेबल में लिख दिया है दूसरे कॉलम में। इन सबको ऐड करें तो 8440 बनता है। इनको माइनस करें 1055 से, यानी आपकी जो पहली वैल्यू थी 1048, इसको इससे माइनस करें 1055, तो आपके पास आता है 7 नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरह आप तीसरे कॉलम को ऊपर से नीचे तक देखते जाएं तो ये इन सब की वेरिएंस है, वेरिएंस फ्रॉम द मीन, इतना दूर है ये मीन से। चूंकि हम स्टडी मीन को कर रहे हैं तो इन सबको आप उसमें जमा करेंगे, तीसरे कॉलम में ऊपर से नीचे देखें तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि सबको मीन से आप माइनस कर रहे थे। और लेकिन अगर आप इसको ज़ीरो ले लेंगे तो फिर एवरेज कैलकुलेशंस तो हो ही नहीं सकेंगी, क्योंकि इसका जवाब ज़ीरो आ गया। तो फिर इस मसले को हल करने के लिए हम इसका स्क्वायर करते हैं, यानी 7 का स्क्वायर किया 49 हो गया, और आप आखिरी कॉलम को देखें तो स्क्वायर्स पे जमा करके 1348 जवाब निकाला हुआ है। तो अब जब वेरिएंस स्टडी करेंगे हम तो स्क्वायर्स के साथ करेंगे, उस एक्चुअल वैल्यू के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि कंबाइंड वैल्यूज़ को स्टडी करना फिर मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि उन सब का सम ज़ीरो हो जाता है। तो ये जस्ट चीज़ें मैं थोड़ी-थोड़ी इस वक़्त आपको आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, ताकि जब आगे हम इनको डिस्कस करें तो आपके दिमाग में बैकग्राउंड हो। तो वेरिएंस को स्टडी करने का जो एक कह लें गोल्ड स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में, उसको हम कहते हैं सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एज़ अ कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है कि ऑन एवरेज ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन वो मीन से कितना दूर है। आपके सामने जो लिखा हुआ है, एवरेज डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज फ्रॉम 4.1। जो आपकी पिछली स्लाइड, 2 स्लाइड्स पहले आपके पास एक डेटा टेबल था जिसका एवरेज 4.1 था, जो अभी लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है। उसको अगर आप इस फॉर्मूला में डालें, जो फॉर्मूला आपके सामने राइट साइड पे लिखा हुआ है सिग्मा का, वो सिग्मा क्या है कि हर वैल्यू को से मीन को निकालें, जो हम पिछली स्लाइड पे देख रहे थे कॉलम नंबर राइट साइड वाले टेबल के कॉलम नंबर 3 में, कि हर वैल्यू से माइनस किया एवरेज को, यानी x माइनस दैट पर्टिकुलर वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखें तो x1 यानी कोई भी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 पे 4 है, तो 4 माइनस म्यू जो पॉपुलेशन का मीन है। यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन चूंकि 30 के 30 हमारे सामने है, सारी पॉपुलेशन है, तो इसका मीन हमारे पास 4.1 था। तो इधर देखें यहाँ लिखा हुआ है 4 माइनस 4.1,
और इसको स्क्वायर किया हुआ है। ये बड़ा सिग्मा ये जो बना हुआ है, इसका मतलब है कि 30 की 30 वैल्यूज़ के लिए ये वाला काम करना है, फॉर ऑल 30 वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने तमाम 30 की 30 वैल्यूज़ में से एवरेज को माइनस किया और उनको आपस में जमा किया। सिग्मा का मतलब होता है जमा करना। और ये नीचे n लिखा हुआ है, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पीपल या वैल्यूज़ इन द पॉपुलेशन, वो 30 है। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जवाब आया सिग्मा इज इक्वल टू 1.76। मीन हमारे पास 4.1 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.76 आ गई। तो मीन जो था हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर था, सिग्मा हमारा डिस्पर्शन का मेजर है। और ये दो मेन चीज़ें होती हैं जो किसी भी डेटा में हम देखना चाहते हैं। ये थोड़ी देर पहले आपने जो देखा था डिस्पर्शन का एक ग्राफ और फिर उसका टेबल। अब उसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है, नोट दैट द डिवाइजर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी वाज n। यानी सेंट्रल टेंडेंसी में जो नीचे वाली वैल्यू थी, डिवाइजर था, वो n था जब हम मीन निकाल रहे थे। टोटल को 30 पे डिवाइड किया था, जबकि वेरिएंस में डिवाइजर n-1 है। n-1 क्यों है और वहाँ पे n क्यों था? क्योंकि अगर आप n के n को यूज़ करेंगे, ये कॉलम नंबर 3 में टेबल के देखिएगा, n के n को यूज़ करेंगे तो उसका सम 0 हो जाएगा। 0 होगा तो सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए फिर हम n यूज़ नहीं करते, बल्कि जब भी हम डिस्पर्शन को मेजर कर रहे होते हैं तो हम उसमें वेरिएंस को मेजर या वेरिएंस को या सिग्मा को मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें n के बजाय n-1 करते हैं, ताकि उसकी वैल्यू हमारे पास कंबाइंड वैल्यू 0 ना आए और हमारी इक्वेशन सारी की सारी 0 ना हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैट्स का मे भी आपके आपको कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम कुछ जगहों पे n-1 इस्तेमाल करते हैं डिवाइज़र में और कुछ जगहों पे n इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिएंस जो पीछे हमने स्लाइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने देखी स्लाइड पे, इसको भी दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेरिएंस है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। इनमें रिश्ता ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, या स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है। जैसे आपके इस गिवन डेटा में वेरिएंस निकाली हुई है 1348 डिवाइडेड बाय 7, n-1 7, तो वेरिएंस आपकी 192 आ गई और उसी को अंडर रूट किया तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन 13.9 आ गई। अब ये जो सिग्मा हमने निकाला 1.6 सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली आपको बता रही होती है कि ऑन एवरेज आपका डेटा मीन से या सेंटर से कितना दूर है। तो अब आप सबने सिक्स सिग्मा सुन रखा होगा, क्या चीज़ होती है? तो सिक्स सिग्मा कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप मीन से ऐड करते हैं सिग्मा को राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मीन 4.1 था, तो हमने इसकी राइट साइड पे 4.1 में एक सिग्मा ऐड किया, यानी 4.1 प्लस 1.76, तो 5.8 वैल्यू आ गई। ये 1 सिग्मा लाइन होगी। इसी को दूसरी तरफ माइनस करेंगे 4.1 से, तो -1 सिग्मा लाइन आ जाएगी। और ये जो -1 सिग्मा यानी 2.3 और 1 सिग्मा यानी 5.8, इसके दरमियान की जो स्पेस होगी इसको हम कहेंगे ये हमारे 2 सिग्मास हैं। इसी तरह एक एक और ऐड करें तो 2 सिग्मा और 2 सिग्मा आ जाएंगे, तो ये हमारी 4 सिग्मा स्पेस हो जाएगी। इसी तरह 3 सिग्मा जमा करें राइट साइड पे और 3 सिग्मा माइनस करें लेफ्ट साइड पे, तो ये हमारी 6 सिग्मा स्पेस आ जाएगी। और जो हम कहते हैं ना, कोई कोई कंपनी 6 सिग्मा कंपनी है, तो वो इस 6 सिग्मा स्पेस की बात हो रही है, तो कि वो अपनी प्रोडक्शन इस 6 सिग्मा स्पेस के अंदर अंदर कर रही है। जब हम कहीं आगे में ज़रूरत पड़ी तो हम 6 सिग्मा पढ़ेंगे, तो मैं बाकी आपको उसकी डिटेल बताऊंगा, लेकिन आइडिया ये है। अब इसकी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत सपोर्ट करता है। जैसे परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 68.26% डेटा 2 सिग्मा के अंदर लाया करता है। यानी अगर 100 लोग हों और आप उनका डेटा लें, तो 68.26 लोगों का डेटा 1 सिग्मा के अंदर अंदर होगा। इसी तरह 95% 4 सिग्मा के अंदर होता है और 99.73% 6 सिग्मा के अंदर होता है। अब ये चीज़ बड़ी यूज़फुल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आप कोई फैसला करने लगे हैं कि मैं ये पॉपुलेशन है मेरे पास और ये फॉर एग्जांपल इनकी मीन अर्निंग है, मीन अर्निंग।
तो अब मैं इनको जो चीज़ बेचूँ वो उसकी प्राइस मैं क्या रखूँ? तो आप इस ग्राफ को देखें तो बड़ा ईज़िली आप फैसला कर सकते हैं कि यार अगर मैंने सिर्फ़ 15-20% एरर के साथ भी मुझे कोई रैंडम बंदा मिल गया, तो 68% चांस है कि उसकी अर्निंग इस एवरेज के करीब-करीब होगी। तो मैं इस एवरेज पे तो ज़रूर ही प्राइस रख सकता हूँ, तकरीबन हर कोई खरीद लेगा। तो ज़्यादा काफ़ी चांस है कि इससे ज़्यादा अर्निंग वाला बंदा भी आ जाए, वो भी खरीद लेगा। कम चांस है कि वो इससे कम अर्निंग वाला आए, तो मैं ईज़िली फिर अपनी प्राइसिंग इस तरह से कर सकता हूँ, अपनी मार्केटिंग शुरू कर सकता हूँ। जैसे इसी केस अगर आपसे पूछा जाए कि 10 लोग ऐसे मुझे मिल गए हैं, जिनकी जिनकी मीन अर्निंग या जो एवरेज हमारे पास लिखी हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी एवरेज है, वो इससे ऊपर थी, तो मुझे अगले जो 3 लोग मिलेंगे वो कितनी होगी? तो यू कैन सेफली से कि वो इससे कम होगी। तो क्योंकि ये आपके सामने आपका प्लॉट आपको बता रहा है कि अब आपकी वैल्यूज़ एवरेज आउट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपके सामने एक वही ग्राफ है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर शर्ट साइज़ के लिए है। एक आपकी फैक्ट्री है जिसमें आप शर्ट्स बना रहे हैं। उन शर्ट्स का एवरेज कॉलर साइज़ आप 16 इंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आप ये कर रहे हैं तो आपके प्रोसेस का सिग्मा जो है वो 0.25 है, जिसका मतलब है कि आपकी 68% जो शर्ट्स होंगी वो पौने 16 और सवा 16 के दरमियान की होंगी। आपकी 95% शर्ट्स साढ़े 15 और साढ़े 16 के दरमियान होंगी और आपकी 99% शर्ट्स 15, 25 और 16, 75 के दरमियान होंगी। अब ज़रा सोचें आप ये कॉलर शर्ट्स बना रहे हैं और आपको ऑर्डर आ जाता है एक बहुत हाई-फाई कंपनी का एक जो महँगी शर्ट्स बेचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डाइनर्स वालों का या बोनांज़ा वालों का या कोई भी जो महँगी शर्ट्स बेचते हैं। और वो आपको कहते हैं भाई मैंने आपसे शर्ट्स खरीदनी है 10,000 शर्ट्स, लेकिन मुझे जो माल चाहिए वो 16 इंच से सिर्फ 0.2% प्लस माइनस डेविएशन हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब ज़ाहिर है मेरा कस्टमर तो पसंद नहीं करेगा ना कि मैं वो मुझसे 16 की शर्ट लेके जा रहा हूँ 16 कॉलर की और एक्चुअली वो 16-75 की हो, तो उसका तो गला लटका रहेगा, या 15-25 की हो उसका बटन ही बंद नहीं होगा। तो वो आपको कहता है भाई मुझे वेरिएशन नहीं चाहिए, मुझे 16 इंच की शर्टें चाहिए, 10,000 पीस चाहिए, लेकिन ये इतनी सी वेरिएशन हो, तो फिर आपका कितना माल खरीदेगा वो? तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है कि वो हार्डली आपका आधा माल खरीदेगा, क्योंकि बाकी आधा माल तो उसकी स्पेसिफिकेशंस को पूरा ही नहीं करता। तो आपका बाकी आधा माल फिर या कोई लो एंड का कस्टमर खरीदेगा या नहीं बिकेगा। यानी अगर आप डाइनर्स वालों को ये शर्ट 2000 की बेचते थे, तो बाकी आधा माल तो आप 2000 का नहीं बेच सकेंगे, वो आपसे कोई लो एंड का कस्टमर खरीदेगा, वो 400-500 की शर्ट खरीदेगा या वो बिकेगा ही नहीं। तो प्रैक्टिकली जो आपने इतना अच्छा कारोबार शुरू किया था, उसकी सेल आप आधी ही कर सके, बाकी आधी गई। तो जो कारोबार आधी सेल कर सकेगा, वो तो कभी भी मुनाफ़ा नहीं कर सकेगा ना। तो ये एक आइडिया है सिक्स सिग्मा का। इसी एग्ज़ाम्पल की एक और इलस्ट्रेशन है कि ये 2 सप्लायर्स हैं, दोनों 16 इंच का एवरेज कर रहे हैं अपने कॉलर साइज़ को और वही कस्टमर है जो उससे खरीद रहा है, जो जिसको 16 इंच प्लस माइनस 0.2 इंच चाहिए वेरिएशन। तो एक सप्लायर की वो तकरीबन सारा माल उठा लेता है, 95% माल उठा लेता है। दूसरे का जिसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, वो 10% माल भी नहीं उठाता क्योंकि उसकी स्पेक्स को नहीं मीट कर रहा है दूसरा सप्लायर। तो ये जो कम वेरिएंस वाला सप्लायर है वो सारे का सारा माल महँगा बेच सकेगा और जो ज़्यादा वेरिएंस वाला सप्लायर है वो महँगा माल नहीं बेच सकेगा। इनफैक्ट थोड़े अरसे बाद ज़्यादा वेरिएंस वाले सप्लायर से वो खरीदेगा ही नहीं, वो कहेगा यार इसका तो माल ये मुझे अपना सबसे अच्छा माल निकाल के देता है, तब भी वो मुश्किल से उसके करीब आता है जो दूसरे की एवरेज है। तो कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो ये तो मुझे माल ही नहीं दे सकेगा, तो फिर उससे अच्छा कस्टमर खरीदना छोड़ देता है। तो ये फ़र्क होता है क्वालिटी में कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ों में वेरिएशन कम होती है या वेरिएंस कम होती है और कम क्वालिटी की चीज़ों में वेरिएशन या वेरिएंस ज़्यादा होती है। तो ये हमने जो पीछे पढ़ा ये नॉर्मल डायग्राम था और या इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशंस थी। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा अगर आप अ, थोड़ा-सा कोई टेक्निकली या स्टैटिस्टिकली savvy बंदा हो तो उसको ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन आप किसी बंदे को स्टैट्स नहीं पता, डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं पता तो उसको ये वाली डायग्राम तो समझ नहीं आएगी। उसके लिए आपको
दूसरी डायग्राम्स यूज़ करने पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम की। अब यहाँ पे 80 स्पेसिमेंस का डेटा आपके सामने टेबल जो सेंटर में टेबल है इस पे लिखा हुआ है। तो 80 यानी कि 10-10 के कॉलम्स में 8 कॉलम बनाए हुए हैं आपने, और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एल्यूमिनियम लिथियम एलॉयज की जो आपने टेस्ट किए। अब आप इसका स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लेफ्ट साइड के कॉलम में सबसे पहली वैल्यू है 105, तो इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं स्टेम, एक को कहते हैं लीफ। तो 105 में 10 स्टेम होगा, 5 उसका लीफ होगा। इसी तरह जो आगे 97 है 97, 9 उसका स्टेम होगा, 7 उसका लीफ होगा। अब ये जो 105 है ये एक आपका स्टेम बन गया। तो आप देखिए बाकी सारे डेटा में आपको कोई और डेटा नजर आ रहा है जिसमें 10 पहले 2 नंबर हो। तो ये तीसरे कॉलम में जो 7th एंट्री है 101 है, तो उसका स्टेम भी 10 होगा और उसका एक और लीफ आ जाएगा जो कि 1 होगा। इसी तरह कोई और आपको नजर आ रहा है तो प्रॉब्ली आपको किसी ना किसी स्टेम के लिए कोई ना कोई और नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पॉसिबल स्टेम्स तो यहाँ पे हम 1 से 10 तक रखेंगे। तो ये 80 एंट्रीज हैं, तो जो कि हमारे 10 स्टेम्स होंगे तो बहुत सारों के 8-8 10-10 लीव्स भी होंगे। तो इसको मैं पढ़ाने के बजाय आपको प्रैक्टिकली अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ कि आपका स्टेम 7 था, सिर्फ एक लीफ था, यानी 76 की एक वैल्यू थी, फ्रीक्वेंसी 1 थी। आपका जो स्टेम 8 था उसमें भी सिर्फ एक लीफ था, 9 में एक लीफ था, 10 में 2 लीफ थे, लेकिन 15 और 16 में बहुत ज़्यादा 12-12 और 10-10 लीफ भी थे। इसी तरह 17 में भी 10 लीफ थे। आप नीचे आते जाएं, जो आपके स्टेम्स 24 तक स्टेम गए उनका फिर एक एक लीफ शुरू हो गया। तो वापस मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ 15 के 12 लीफ थे ना, तो देखें 15 के वाकई आपको बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स नजर आएंगे जिसमें पहले दो नंबर्स 15 होंगे, जैसे यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे एंड सो ऑन। बहुत सी जगहों पे 15 आपको बहुत सारे नजर आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें कोई भी सॉरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आई। माजरत आपको तरफ किया ये जो अभी ये जो स्टेम एंड लीफ अभी बताया ना सर, ये अभी ये जो लास्ट स्लाइड स्टेम की जो वैल्यूज हैं 7 8 9 10, इसमें फॉर एग्जांपल फोर्थ वैल्यू पे हम चलते हैं। जी जी, स्टेम में लीफ 5 भी लिखा हुआ है और आगे 1 भी लिखा हुआ है। हाँ ये इस वजह से, इसकी क्या रीजन है सर? इस वजह से लिखा हुआ है। देखिए मैं वापस पिछली स्लाइड पे आया हूँ, तो इसमें दो डेटा पॉइंट्स हैं। एक 105 है, ये जो पहले कॉलम में पहली रो 105 है, जी बिल्कुल। और इस पूरे के पूरे डेटा में सिर्फ एक और है जिसमें 10 शुरू हो रहा है, वो ये 101 है। सही है जी, सिर्फ दो हैं जिनके पहले दो फिगर्स 10, एक 101 और एक 105। तो उस वजह से यहाँ पे 10 को हमने m बनाया और उसके दो लीव्स थे 5 और 1। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसी स्टेम डायग्राम को अगर आप, ये आप माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है। इसी स्टेम एंड लीफ डायग्राम को आप जरा अपने दिमाग में 90 डिग्री टर्न कर लें टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लीव्स की शक्ल बन जाएगी। तो रिप्रेजेंटेशन किसी भी तरीके से की जा सकती है। आइडिया ये होता है कि देखने वाले को, पढ़ने वाले को बात क्लैरिटी से समझ आ जाए। अब इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे ये आपके सामने अभी जो डायग्राम बनी हुई है, इसमें एक जो पहला कॉलम है लेफ्ट साइड पे वो वैसा ही है जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा। डेटा कुछ ऐसा था कि 61 60 पहले कॉलम को अगर आप देखें तो स्टेम 6 लिखा है और उसके आगे 1 2 6 लीव्स लिखे हुए हैं, 6 लीव्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 61 भी था, 63 भी था, 64 भी था, 65 दो बार था क्योंकि 5 दो बार लिखा है, और 66 एक बार था, एंड सो ऑन। हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है इस मीटिंग का, तो मैं इसी मीटिंग को बंद करके फौरन अभी विद इन अ मिनट दोबारा शुरू कर रहा हूँ।